सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद बहाल होने लगा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है और आउटलुक भी मस्बत से मुस्तहकम कर दिया है। इससे कबल फिच और हम देख रहे थे कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स भी CCC+ से B- तक बेहतरी का ऐलान कर चुके हैं। ये अपग्रेडेशन आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत में बढ़ते एतमाद का मज़हर है। दूसरी तरफ हुकूमत ने स्मगलिंग से होने वाले 300 अरब रुपए सालाना नुकसान को रोकने के लिए एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की रियल टाइम ट्रैकिंग का फैसला कर लिया है। इस नए निज़ाम का मकसद तेल की तरसील और तकसीम पर नज़र रखना है ताकि गैर कानूनी नकलो हरकत को रोका जा सके। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ स्मगलिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि रेवेन्यू भी इसमें इजाफा होगा। अब इस तरह ये जो मामलात हम देख रहे हैं इसके मईशत पर किस हद तक असरात होंगे, बात करने के लिए इकॉनमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले तो मैं ये जो रेटिंग बेहतर होना है इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? आज हम देख रहे हैं वैसे इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी हम देख रहे हैं एतमाद इन्वेस्टर्स का बढ़ा है, उसमें भी इजाफा देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ इसके अब जो आने वाला सितंबर में IMF के साथ जो डेलीगेशन आ रहा है $1 बिलियन की जो थर्ड ट्रांशे है, उसका किस हद तक इम्पैक्ट होगा इस रेटिंग का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो कि CAA2 से CAA1 पे चली गई है, ये थोड़ी सी इंक्रीज़ है, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करती है कि पहले तो हम नियर डिफ़ॉल्ट थे कि अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो स्टेबिलिटी का इशारा दे रहे हैं। और ये एक सिम्त बताती है। जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया में, मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच है, वो ममालिक का असेसमेंट करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर आप कर लें कि ये जो रेटिंग होती है ये इकॉनमी की रेटिंग नहीं है, ये किसी मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्पेशली डेट रीपेमेंट की कैपेबिलिटी की रेटिंग है। ये इसीलिए इसको क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है कि आप जब कर्ज लेते हैं तो आपके मुल्क के अंदर कितनी सलाहियत है कि वक्त पे उसको रीपे कर सके। जबरदस्त। इसका फायदा ये होता है कि हमें एक तो जो कर्ज देने वाले इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, दूसरे बड़े बैंक हैं, वो आप उनका एतमाद बढ़ता है तो कुछ शरह सूद शायद नीचे आ जाए। इसी तरह हम जो बाहर बॉन्ड फ्लोट करते हैं उसकी जो प्राइसिंग होती है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं। इसका जो मईशत का रिवाइवल है उससे डायरेक्ट कॉजल लिंक कामिना नहीं होता, लेकिन एक इमेज का है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर दुनिया देख रही है, क्योंकि ये रेटिंग रिपोर्ट्स गवर्नमेंट्स भी पढ़ती हैं, बायलैटरली भी देखी जाती हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और जो हमारी अब IMF का जो सितंबर में होने जा रहा है, इस पे ऑब्वियसली फिर जिस तरह से आपने बताया कि ये डेट को कितने टाइम में टाइमली हम इसको रिटर्न करें, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है। तो फिर ऑब्वियसली फिर हम IMF के साथ हमारी स्मूथ सेलिंग होगी इस बार। जी, ये IMF से रेलेवेंट है क्योंकि IMF प्रोग्राम होता ही स्टेबलाइजेशन का है, होता ही इसलिए है कि आप अपने इंपोर्ट के बिल और कर्ज को रीपे कर सकें कंफर्टेबली, एक लेवल ऑफ रिजर्व्स रखें, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेकर आएँ। तो IMF के साथ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो आजकल मैं भी पढ़ रहा हूँ कि IMF ने 2-3 चीज़ों पे क्वेश्चन किया है। बाय द वे, इस रिपोर्ट ने भी वो क्वेश्चन किया है, और वो रिपोर्ट इस तरह है कि वो कहते हैं कि आपको रिफॉर्म्स का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लूज मॉनेटरी पॉलिसी शुरू कर दी, जिसका मतलब है शरह सूद बहुत गिरा दी और कर्ज देने शुरू कर दिए सियासी बुनियादों पर, तो फिर से आप उसी साइकिल विशस में आ जाएंगे। तो एक तो वर्ड ऑफ कॉशन है। IMF ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से बहुत सा पैसा बाहर चला जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जाता है, और उसके इक़दामात को मज़ीद इंस्टीट्यूशनली मजबूत करें। तो ये जो अगला रिव्यू आएगा सितंबर में, इसके अंदर एक क्वार्टर का इकोनॉमिक
असेसमेंट पाकिस्तान पेश करेगा और कुछ चीज़ों पे IMF ऑब्जर्वेशन देगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस रिव्यू में पाकिस्तान के ऊपर कोई नई कंडीशन लगेगी या कुछ, एंड होपफुली पाकिस्तान शुड बी एबल टू कंप्लीट इस रिव्यू को सक्सेसफुली। अच्छा, अब जो हम दूसरा हिस्सा था हमारे इंट्रो का, उस पर बात कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, स्मगलिंग जो पेट्रोलियम मसनूआत की, उसको रोकने के लिए एक फ़ैसला किया है। इसको आप किस हद तक देखते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी और ये कितना चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 10 मिलियन लीटर्स ईरानियन पेट्रोल और जो हम देख रहे हैं कि मामला हैं वो स्मगल किए जाते हैं पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर, जिससे 227 बिलियन रुपए का इनको रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ रहा था। आप समझते हैं बड़ा चैलेंजिंग होगा, कर पाएगी गवर्नमेंट? और इससे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, उसमें किस हद तक इस्तेहकाम आएगा? जी देखें अमीना, ये जो मईशत होती है उसमें एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, एक नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है और एक इलीगल सेक्टर होता है। ये जिसकी आप बात कर रही हैं स्मगलिंग, ये इलीगल सेक्टर में आती है, जो कि एक वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमती अहदेदार जो बॉर्डर पोस्ट पे होते हैं उनसे मिल के स्मगल करते हैं चीज़ें और सस्ते दामों बेचते हैं और उससे प्राइसिंग डिस्टॉर्ट होती है। अब अगर हुकूमत ने इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने का फ़ैसला किया है, तो ये एक बेसिकली अच्छा फ़ैसला है और हमें इसको रोकना चाहिए ताकि फॉर्मल सेक्टर के ऊपर प्रेशर कम किया जा सके, अवाम को दिया जाए। लेकिन अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये है कि ये सारी की सारी स्मगलिंग जो ईरान से होती है, ये बेसिकली बलूचिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर पॉइंट से होती है। वहाँ की गवर्नेंस जो है बहुत कमज़ोर है। एक खाली ट्रैकिंग से आप उसको नहीं संभाल पाते, आपको इसकी एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल चेंज करना पड़ता है, कस्टम्स को ठीक करना पड़ता है, रेंजर्स को ठीक करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा अमल है, लेकिन सिग्नल अच्छा है कि स्मगलिंग को कट डाउन करना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन एक और भी इसके अंदर एक पहलू दिखाई देता है कि वहाँ के लोगों को नज़र आना चाहिए कि कोई उनके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल भी हो रहा है और उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ये जो एक्शंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, ये कोई लोगों के लिए पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इंडिकेट नहीं करते। और अगर ये कामयाबी से कर लेते हैं गवर्नमेंट, अगर इनकी विल और इंटेंट, इदारे कमज़ोर हैं, ये टाइम बताएगा कि ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, फाइंडिंग्स जो डिजिटल मैपिंग की है या नहीं हो पाती। लास्टली बस ये कि अगर ये हो जाता है कामयाबी से और गवर्नमेंट इस पे वाकई काम करती है, तो पेट्रोल प्राइसेस में पाकिस्तान में आप किस हद तक इस्तेहकाम देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें इस्तेहकाम आएगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि बलूचिस्तान में आबादी कम है और ये ज़्यादातर खपत वहीं पर होती है, तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो ज़्यादा पॉपुलस जगह हैं वो तो सिंध और पंजाब हैं, जहां पर पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेवीज की वजह से बढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर स्मगलिंग रुक जाती है और ये फ्यूल जो है, यही फ्यूल वहां जाना शुरू हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ द स्केल इसकी कीमत को कोई 10% और सो कम ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब, अपना बड़ा अहम तजिया पेश करने। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और हर समत से दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाली ये फ़ोर्स हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने में एक और संगे मील साबित होगी। इस फोर्स के क़याम की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। अभी हालिया एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये फोर्स भारत के जंगी जुनून को ठीक करने में भी बहुत अहमियत की हामिल होगी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हमने भारत के S-400 दिफाई सिस्टम को भी तबाह किया है। इसके साथ साथ यौम आज़ादी पर यह कारनामा अंजाम देने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को भी तीसरे सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ सितारा जुर्रत से नवाजा गया, जिन्होंने घर में घुस कर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम ये देख रहे हैं कि जब सारी सिचुएशन हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार अदा किया, उसको भी गवर्नमेंट नहीं भूली।
और उसी के एजाज़ में मस्बत रिपोर्टिंग करने में, ट्रू रिपोर्टिंग करने में और हार्ड वर्क की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी ही टीम का हिस्सा सहाफ़ी तशामुल हक साहब, जो कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मंडे से हमें ज्वाइन करेंगे कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, उनको भी हिलाले इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया गया है, जो कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर दिए जाएंगे। तो वो बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं, हमारी जानिब से उनको मुबारकबाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और गेस्ट का तारुफ करवाते हैं और इस हवाले से बात करते हैं कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, इसका क़याम किस हद तक नागुज़ीर हो चुका है। वकार हसन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच वकार साहब। वकार साहब, ये बड़ा एक हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, पाकिस्तान जिस तरह से पहले भी तैयार था, इबरतनाक शिकस्त भी दी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तैयारियां मज़ीद बढ़ चुकी हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी भी आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि वॉर हिस्टेरिया अब भी सवार है। आप किस तरह से देख रहे हैं और इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ये है बेसिकली, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पर? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो 10 मई का जो मार्का था अभी उसको पीछे छोड़ के आगे देख रहा है, और भारत का जो मैं मीडिया पे खुद भी जाता रहा हूँ तो वो अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। अभी उनके एयर चीफ को याद आया कोमा से उठ के कि जी हमने कुछ जहाज गिराए, तो माशाल्लाह ये मूव फॉरवर्ड। और ऑलरेडी पाकिस्तान जो है आई थिंक वॉरफेयर में इट इज हेड ऑफ इंडिया। सम पीपल इवन आई थिंक से इट इज 5 years हेड ऑफ इंडिया, और वो ज़रूरत भी है। आई थिंक जो आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड है इसका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन ये थिएटर लेवल पे ऑपरेट करते रहे। जैसे नॉर्थ के अलग फोर्सेस थी और साउथ के अलग थी। अभी इसको एक मजबूत कमांड के अंडर ले आया गया ताकि एक तो रिस्पांस जो है ज़्यादा आई थिंक आप कह लें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है टारगेटिंग की वो जो है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। इसमें आर्मी के पास अपनी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। जिस तरह अमेरिका के पास हाइमर सिस्टम है, इसी तरह आपका पता सिस्टम, अभी पता 3 और 4 की बात हो रही है, एक्सटेंडेड रेंज। बाकी भारत को आई थिंक 3 लेयर्स में मेरी अपनी असेसमेंट डिवाइड किया जाएगा। एक उनका शॉर्ट रेंज है जो 200 से 300 किलोमीटर है, उसमें एक आर्क के अंदर जितना भी फॉरवर्ड बेसिस हैं। फिर एक मीडियम रेंज है जिसमें दिल्ली और मुंबई की अगर आप लाइन ज्वाइन करें तो मिडल ऑफ इंडिया आता है, और फिर इनका ईस्टर्न सी बोर्ड है आपको अंडमान आइलैंड जो तीसरी लेयर है। और मेरी अपनी असेसमेंट है तकरीबन 1000 टारगेट्स जो हैं मिलिट्री के और जो स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं उनके वो ऑलरेडी ये मार्क्ड हैं। और ये रॉकेट फोर्स जो है इंशाल्लाह ताला विद इन वेरी शॉर्ट टाइम जो है रिस्पॉन्ड करेगी। इसकी आई थिंक मिसाल आपने देखी जब इजराइल और ईरान की लड़ाई, तो ईरान के पास बड़ी अच्छी मजबूत रॉकेट फोर्स है, तो उन्होंने जिस तरीके से अपना डिफेंस किया है, बिकॉज अभी ये नागुज़ीर हो चुका है कि रॉकेट और मिसाइल सिस्टम जो आपके पास बेहतर से बेहतर हो। इसके अलावा रशिया के पास है, चाइना के पास है, एंड आई एम श्योर अमेरिकन है। तो ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फोर्सेस आर ऑलरेडी देयर। अभी इसकी इंटीग्रेशन बेहतर होगी, टारगेटेड सिस्टम जो है, और जो ओवरऑल हमारा डिज़ाइन है जिसमें बाकी तीनों सर्विसेज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है, दे विल बेसिकली ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम भारत पे जिस तरह आई थिंक DGISPR ने कहा कि आपकी ईस्टर्न सी बोर्ड से हम शायद शुरू करें, तो इसका मतलब है कि जो हमारी नेवल आर्म है मिसाइल की वो भी इन एक्शन आएगी। तो अंडमान आइलैंड से लेके और न्यू दिल्ली और आप नॉर्थ से आई थिंक इनका ले लें जो भी ऑक्युपाइड एरिया है वहाँ से लेके साउथ जो केरल और कर्नाटक तक जितने भी इनके, और ये तैयारियां देखकर वहाँ पर हम देख रहे होंगे कि वहाँ धाक तो बैठी है। पहले भी चूंकि मुंह तोड़ जवाब मिल गया था, लेकिन उसके बाद अब जब पाकिस्तान की तैयारी, क्योंकि भारत हम देखें तो 1.9% उनकी GDP का अपने डिफेंस में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इस जानिब से जब तैयारियां तेज़ होना, तो अब आप समझते हैं कि ऑब्वियसली जो अगर इनके माइंड में कुछ थोड़ा सा भी कोई मिस एडवेंचर की जानिब कोई मामलात हैं कि हम इस जानिब बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टेप बैक करेंगे मजीद। ये बड़ा ज़रूरी है। देखें डिटरेंस जो है, और ये सच्ची बात है कि ये कन्वेंशनल डिटरेंस की रैल में अभी हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज वो एक डिफरेंट डोमेन में चला जाता है। डिस्पाइट के भारत ने बड़ा शोर मचाया जब फील्ड मार्शल आसिम से रिलेटेड कोई कोट किया गया, उसमें एक अमेरिका में इस तरह की बातचीत हुई है। मैं इनके मीडिया में जाता रहता हूँ, ये रोज़ाना पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम करने की बात करते हैं, और दे टॉक ऑफ चोकिंग वाटर जो इतना डिमीन करते हैं। और अगर भारत को कुछ चैलेंज करता है कि हमारी कन्वेंशनल न्यूक्लियर डिटरेंस कायम है, तो उस पर उनको बड़ी मिर्चें लगती हैं, और ये आई थिंक रीज़न है कि देयर इज लॉट ऑफ वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं। बाकी जो कैपेबिलिटी हमने देख ली है। भारत का एक और जो मसला है उसमें आई थिंक इट इज़ द ऑफिसर्स का स्पेशली जो शॉर्टेज है,
एयरफोर्स के। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ ट्रुप्स और ऑफिसर्स, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। आपने देखा कि मैं सिर्फ क्विकली पिछले 6 साल का अहाता कर लें, तो फिर टॉट में इनको मार पड़ी 2019 में, फिर चाइना ने इनसे 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया ऑक्यूपाइड लद्दाख में, ये कुछ नहीं कर सके, और अभी पाकिस्तान ने ठुकाई की तो डिनाइल मोड में है। तो ये टोटल औकात है। दैट्स व्हाई आई थिंक एक रीजन है कि इंटरनेशनली इनकी प्रेस्टीज पे बहुत ज्यादा आई थिंक क्वेश्चन मार्क आ गया, इवन क्वाड के ऊपर बातचीत हो रही है। और अगर शायद अमेरिका की कोई चाइना के साथ रपरोशमा हो जाता है तो शायद भारत की जरूरत ही ना आए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यूएस एस्टेब्लिशमेंट, ट्रम्प साहब इनको भी डिस्कार्ड करने के चक्कर में, और मेरे ख्याल में इनको अपनी औकात नजर आ गई है। बाकी अगर कमिटमेंट लगाएं जो चाइना के साथ बॉर्डर है उस पर अगर फोर्सेज डिप्लॉय करें तो भारत के पास मुश्किल फोर्सेज है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। तो अल्लाह का बड़ा करम है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली पाकिस्तान इज इंशाल्लाह देयर। हमारी मिलिट्री फोर्सेज, अवाम ने बड़ा साथ दिया है, और आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से एजिलिटी से और स्पिरिट के साथ अवाम ने, लोग कह रहे हैं अपनी निगरानी में रॉकेट फायर कराए हैं, तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो पूरी दुनिया देख रही है। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने। कमांड के क़याम का मतलब ये नहीं कि हम कोई नई फोर्स तश्कील दे रहे हैं, बल्कि ये एक हेडक्वार्टर, एक नया हेडक्वार्टर और कमांड सिस्टम होगा। ये अब तक हमारी इस हवाले से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनकी आज मुलाकात, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये कोई मामला तय नहीं पाते, क्या मामला बनेंगे, इस ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन को मशवरा दिया है कि वो पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी से सबक सीखें, जहां खतरनाक कशीदगी के बावजूद बड़े पैमाने पर जंग से बचा गया। अमन की ज़रूरत पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि पाक भारत तनाज़े में चंद तैयारे गिरने के बावजूद लाखों जानें बचाई गईं। ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर से जो आइंदा मुलाकात में यूक्रेनी सदर और मुमकिना तौर पर कुछ यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भारत को ख़बरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लग सकते हैं, जिससे मजमूई ड्यूटी 50% तक बढ़ सकती है। अब सवाल ये कि क्या इस मुलाकात से क्या निकलेगा, क्योंकि अमरीकी प्रेसिडेंट की रशियन प्रेसिडेंट से आज जो मुलाकात है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कोई पीस डील नहीं बनती। वो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट उस्मान वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। क्या देख रहे हैं आप किस तरह से इस मुलाकात को होते हुए देख रहे हैं? और चूँकि हम देख रहे हैं कि रशियन स्टेक्स बड़े इस पे हाई हैं, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो प्रेशर्स का उनको सामना है, तो आप समझते हैं कि दबाव में आकर वो किसी पीस डील की जाने पे, या जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं जो वो जा रहा है, तो वहाँ पर उनको मानना पड़ेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा आज मुलाकात में? जी, मेरे ख्याल में दबाव में इस वक्त वो लोग हैं जो टेबल पे मौजूद नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की और ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन की प्रेसिडेंट की है। क्योंकि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और दुनिया के आलमी लीडर हैं, 2 दहाइयों के ऊपर उनकी हुकूमत अपना मुश्तमिल है। हम बात कर रहे हैं पुतिन की है, तो पुतिन मेरे ख्याल में नो डाउट पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर है। पूरी टीम, उनके फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और आलमी जो इंटरनेशनली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बंदा भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। इससे ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी हुई है कि वो ज़रूर चाहते हैं कि ये मुलाकात जो है नतीजा हेज साबित हुआ है। ट्रंप के स्टेक बहुत वाज़ेह हैं, वो चाहते हैं उनकी लेगेसी जो है वो ऐसी काबिल फ़ख्र विरासत छोड़ के जाएं दुनिया के अंदर, जहां उन्हें लोग आलमी अमन साज के तौर पर, पीस मेकर, अपना डील मेकर के तौर पर याद रखें। और इसमें कोई शक नहीं, पिछले टेन्योर के अंदर और इस टेन्योर में उन्होंने तकरीबन 6 आलमी तनाज़े जुज़वी तौर के ऊपर जो है वो रोक दिए हैं। उसमें पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा हो, कंबोडिया थाईलैंड का हो, इजिप्ट इथोपिया हो, DRC रवांडा हो, सर्बिया के अंदर, बाल्कन्स के अंदर सर्बिया कोसोवो हो, और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जो डील कराई है। तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त बड़े डेस्परेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर यूरोप के अंदर इस तनाज़े का जो कामयाबी का जो सुर्खेल है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद साबित हों। लेकिन टेबल के ऊपर हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं अभी क्या है। पुतिन जो है बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि हर सूरत के अंदर यूक्रेन को इस ख्वाहिश को तर्क करना होगा कि वो नेटो के मेंबर बनेंगे, वो उन्हें नहीं किसी सूरत बनने देंगे। दूसरा, वो कहते हैं सिग्निफिकेंटली खुद को डिसार्म करें, और जो इलाके कब्जा कर चुके हैं मॉस्को की साइड है, वो उसको किसी सूरत तक
तर्क नहीं करना चाहते। 19% यूक्रेन इस वक्त पुतिन के कब्जे के अंदर है। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कुछ हिस्सा जो है वापस लेके देने की कोशिश करूंगा, और प्राइम टेरिटरी अभी भी जो है होल्ड करता है मॉस्को। डोनाल्ड ट्रंप धमकी अमेज गुफ्तगू के बाद इस मुलाकात के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कहा अगर ये नतीजा खेज ना हुई है तो मॉस्को विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज है, और उसमें नो डाउट वो इक्तिसादी दबाव जो है मजीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ मानना यह है कि पुतिन जो है वो उनकी नाराजगी इस सतह पे मोल नहीं ले सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक लेवरेज दिया है, उन्हें आलमी सफारती तन्हाई से निकाला है, उनकी हैसियत को तस्लीम किया, उन्हें अपने सामने बैठाया है, और जिनके जो असल फरीक थे उन्हें मुज़ाकरात से बाहर रखा है। तो मेरे ख्याल में ये लेवरेज जो है पुतिन किसी सूरत जाने नहीं देना चाहते। कुछ स्टेप फॉरवर्ड होगा, कुछ ऐलानात होंगे, वक्ती तौर पे जुज़वी तौर पे वो कंसेशन देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर बिल्कुल वो कॉर्नर हो जाए एक ऐसे मौके पे जहां उनके अलाइज को टारगेट कर रहा है, इंडिया को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में पुतिन किसी हद तक कंसेशन जरूर देंगे, लेकिन वो लेवरेज जो अपना डोन्सबर्ग रीजन के अंदर उन्हें है वो नहीं छोड़ेंगे, और हर सूरत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में मेक श्योर करेंगे कि उनको अपना स्टेक मिल जाए। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन जितने उनके पार्टनर हैं, उन्होंने परसों वर्चुअल मीटिंग के अंदर डोनाल्ड